हेलो बच्चों, मैं स्मिता पिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने दहन के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी, दहन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। और हम बात कर रहे थे ज्वाला के बारे में। तो ज्वाला के बारे में हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फिर आगे हम ईंधन के बारे में बात कर रहे थे, एक अच्छा ईंधन क्या होता है, इन चीजों के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, कंबशन यानी कि दहन के बारे में तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, आग जब ज्यादा फैल जाती है तो उसे नियंत्रण में कैसे लाया जाता है, दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सभी हमने डिस्कस किया था। फिर बात आती है ज्वाला की। ज्वाला यानी कि ये जो फ्लेम होती है, इस तरीके से जैसे कैंडल मान लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये पिघल रही है जाने। ठीक। चल। तो फिर हम बात कर रहे थे ज्वाला की। तो ये जो फ्लेम है जो हमें दिखती है ना, उसी को क्या कहेंगे, जो पिंड है उसे क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की थी कि कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं, कुछ ज्वाला के साथ नहीं जलते, यानी कि कुछ पदार्थ जब जलते हैं तो ज्वाला बनाते हैं, कुछ ज्वाला नहीं बनाते। ठीक है। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गई थी। कुछ जैसे कि मोमबत्ती है, एलपीजी है, जब ये जलेंगे तो ज्वाला बनाएंगे। जैसे कोयला है, वो ज्वाला नहीं बनाता है जलने पर। ठीक है, सिर्फ क्या करता है, ग्लो करता है ना। हीट, लाइट तो देता है, लेकिन कैसे करता है, ग्लो करता है, कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। फिर हम ज्वाला के संरचना के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा बच्चों, ये ज्वाला जो है, इसकी जो संरचना है इसे हम तीन भागों में बांट देते। एक ये हो गया आउटर जोन, यानी कि बाहरी क्षेत्र। अब ये जो आउटर जोन है बच्चों, ये होता है नीले रंग का, नीला। ठीक है, नीला रंग, नीले रंग का ये होता है। और यहाँ पर होता है पूर्ण दहन। और ये वाला जो भाग है, ये सबसे गर्म भाग होता है। कौन सा वाला, ये आउटर, आउटर जोन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म, सबसे गर्म भाग, सबसे ज्यादा गर्म भाग यही होता है। ठीक है, ये आउटर जोन नीले रंग का है और यहाँ पर होता है पूर्ण दहन। फिर बात करते हैं सेकंड के अंदर वाली जोन, जिसे हम कहते हैं मिडिल जोन, यानी कि मध्य क्षेत्र या मध्य भाग। अब ये जो मिडिल जोन है बच्चों, ये होती है पीले रंग की, पीला, ठीक है, येलो, पीले रंग की ये होती है। और ये क्या होती है, मध्य गर्म होती है। बहुत ज्यादा गर्म ये नहीं होती, बहुत ज्यादा ठंडी ये नहीं होती। क्या होती है, मध्य गर्म ये होती है। ठीक है। और यहाँ पर होता है आंशिक दहन, पूर्ण दहन नहीं होता है। क्या होता है, आंशिक दहन होता है। फिर आती है हमारी ये सबसे अंदर वाली, जो कि क्या है, इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन या सबसे आंतरिक भाग। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प यहाँ पर पाए जाते हैं। अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स यहाँ पर मिलते हैं। और ये होता है सबसे कम गर्म, सबसे कम गर्म। ठीक है। अगर हम रंग की बात करें तो इसका जो रंग है बच्चों, ये होता है काला, काले रंग का ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाला की संरचना के बारे में हमने बात की थी कि तीन जोन है। एक हो गई सबसे, जिसे हम कह रहे हैं आउटर जोन,
यानी कि सबसे बाहरी क्षेत्र। अब ये जो आउटर जोन है बच्चों, ये सबसे गर्म भाग होता है और ये होता है नीले रंग का। दूसरा हमने बात की मिडिल जोन, जो क्या है, मध्य भाग ये वाला। ठीक है, ये जो मिडिल जोन है ये कैसे रंग की है, पीले रंग की, जिसको हमने येलो कलर से ही बनाया है। ठीक, येलो रंग पीले रंग की है, ये होती है मध्य गर्म और यहाँ पर होता है आंशिक दहन। ठीक, फिर तीसरा है ये वाला सबसे इनर मोस्ट जोन। ये इसका कलर क्या होता है बच्चों, इसका रंग होता है काला। ये सबसे कम गर्म भाग होता है और यहाँ पर मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर, यानी कि बिना जले मोम के वाष्प। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया है कि ज्वाला की संरचना कैसे होती है, इसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स भी हमने देख लिए हैं। फिर इसके बाद हमने बात की ईंधन के बारे में। अगर हम कहें ईंधन, ईंधन क्या होता है? ईंधन वे पदार्थ जिनको जला करके क्या मिलता है, हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, मिलती है, जिसका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो होगा ईंधन। जैसे कि हम कहें पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, ठीक है, आदि और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ईंधन के बारे में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ईंधन को समझते हैं। चलिए एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। चलो, लास्ट लेक्चर में हम ईंधन के बारे में बात कर रही थी और हम बात कर रहे थे आदर्श ईंधन के बारे में, है ना। आदर्श ईंधन क्या हो सकते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं काइंड ऑफ फ्यूल्स, यानी कि अलग अलग पदार्थ के जो ईंधन है, फ्यूल्स हैं। तो हमारे पास सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैसियस यानी कि गैसीय ईंधन होते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो जैसे लकड़ी है, कोयला है, कोक है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स हैं। अगर हम फ्यूल्स लिक्विड की बात करें तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, और ये सभी पेट्रोलियम से मिलते हैं हमें, है ना। पेट्रोलियम से कैसे, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके। ठीक है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहाँ पर की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की जाती है तो पेट्रोलियम क्या होते हैं बच्चों, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है, उन्हें पृथक किया जाता है, यानी कि सेपरेट किया जाता है। उसी से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलते हैं। इसके अलावा पैराफिन वैक्स, ठीक है, बिटुमिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, और भी बहुत सारे, हमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, उपयोगी उत्पाद मिलते हैं। गैसेस की बात करें तो नेचुरल गैस, कोल तो बच्चों देखो कोल गैसियस नहीं है, कोल सॉलिड में है, तो कोल आप यहाँ से हटा लेना। ठीक है, कोल नहीं है, वाटर भी नहीं है गैसियस में। गैसियस में जैसे नेचुरल गैस है या पेट्रोलियम गैस है ना, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस है, जैसे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसके अलावा बायोगैस, और भी जैसे मीथेन है। मीथेन भी तो क्या है, कम्बस्टिबल है ना। मीथेन भी क्या है, एक तरह से गैस ही तो है, जिसको हम क्या करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्यूल्स के नाम। चलिए, तो यहाँ पर इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये फ्यूल्स के नाम आपने लिख ही लिए होंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से इसे लिख सकते हैं। नेचुरल गैस है, एलपीजी है, या बायोगैस है, मीथेन भी है, प्रोपेन, हाइड्रोजन,
ये क्या है, अलग अलग गैसियस फ्यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। ठोस ईंधन। ठोस ईंधन, ठोस ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं। तो वे पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं, ठोस ही रहते हैं, वो क्या हो गए ठोस ईंधन। जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, कपूर है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोयला, कपूर, लकड़ी। ठीक है, ये सभी क्या है, ठोस रहते हैं ना रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं, इसीलिए ये सब हो गए ठोस ईंधन। तरल ईंधन की बात करते हैं तो वाष्पशील तरल पदार्थ जो वाष्पशील ये होते हैं, वाष्पशील यानी कि वॉलेटाइल, दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं, ये दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं। जैसे हम कहें पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सब। ठीक है, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। ये हमारे वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधन है। तो वाहनों में भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये हमारे कुछ लिक्विड फ्यूल है। इनके अलावा और भी होते हैं लिक्विड फ्यूल, बिल्कुल होते हैं। गैसीय ईंधन की बात करें तो दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। जैसे सीएनजी, एलपीजी, प्रोपेन, बायोगैस, ये सभी क्या है, दहनशील गैस है या हम कहें गैसीय ईंधन है। तो ये तीनों आपको नोट करने हैं और इनके एग्जाम्पल भी नोट करने हैं। ठीक है, ठोस ईंधन जो रूम टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं, तरल ईंधन जो कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ज्यादातर हमारे व्यापक रूप से हमारे वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है। और गैसीय ईंधन दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है। इतना आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट, ईंधन दक्षता के बारे में बात करते हैं। किसी ईंधन की ईंधन दक्षता उसके कैलोरी मान पर यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है। अब ईंधन दक्षता है क्या, किसी ईंधन का कैलोरी मान 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि जो कैलोरीफिक वैल्यू वो किस पर डिपेंड करता है, 1 किलोग्राम ईंधन का जब पूर्ण दहन होगा उससे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे हमने मान लो 2 फ्यूल लिए, ये फ्यूल नंबर 1 है, ये फ्यूल नंबर 2 है। ठीक है, दोनों कितने हैं, 1 kg, 1 kg ये भी है, ये भी 1 kg क्या। ठीक है, ये भी क्या है 1 kg, दोनों फ्यूल क्या है 1 kg। इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी कंप्लीट कंबशन करेंगे पूर्ण दहन, इसका भी कंप्लीट कंबशन पूर्ण दहन करेंगे। ठीक है, तो दोनों की जो ऊष्मा की मात्रा होगी, जो इन दोनों से क्या होगी, हीट एनर्जी निकलेगी, वही क्या होगी, वही वो किस पर डिपेंड करता है, वही क्या बनाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो उसी पर ये डिपेंड करता है। चलो, इतना समझ में आ गया। तो 1 kg फ्यूल जल करके कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसके बारे में हमने बात की है। ईंधन की कैलोरी मान को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई को, अच्छा ये जो कैलोरी मान है इसे मापने के लिए जो यूनिट है, इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम, या हम कह सकते हैं केजे पर केजी। केजे यानी कि किलो जूल पर केजी, ऐसे लिख सकते हैं इसे, किलो जूल पर केजी। ये हो गई बात ईंधन दक्षता की। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कई बार कि ईंधन दक्षता के बारे में लिखिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ पर हमने समझ लिया किसी भी ईंधन की जो ईंधन दक्षता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि जब कोई यूनिट, या हम 1 kg कह लें, या कोई भी एक यूनिट फ्यूल या फूड की जब वो दहन करती है, जब क्या होता है उसका कंप्लीट कंबशन होता है, तो उससे कितनी ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, वही क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू। और इसको किस में हम करते हैं, यही क्या बताता है, किसी ईंधन की ईंधन दक्षता के बारे में बताता है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा यानी कि फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा यानी कि ईंधन की दक्षता ज्यादा, कैलोरीफिक वैल्यू कम तो ईंधन की दक्षता कम। ठीक, चलो तो यहाँ पर एक टेबल है,
इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर टेबल में डिफरेंट फ्यूल्स दिए हुए हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। तो जैसे हमने अभी कहा कि कैलोरीफिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो अच्छा फ्यूल है, यानी कि फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू देखें तो काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा टेबल में क्या है, हाइड्रोजन की ही कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कि हाइड्रोजन की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो, यानी कि 1 kg जलने पर ये इतना क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही बाकी सारे फ्यूल भी इतने जलते हैं तो इतनी फ्यूल क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो, सब अगर हम 1 kg लेते हैं, तो अगर हम काउ डंग केक यानी कि गोबर के उपले जिसे कहा जाता है, ये हम लेते हैं, तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन 1 kg और ये काउ डंग केक भी 1 kg, तो क्या देख पा रहे हैं, इसके 1 kg जलने से इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके 1 kg जलने से इतनी कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि ये एक अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ये 1 kg जलने पर इतनी ज्यादा क्या दे रहा है, हीट एनर्जी। ये एक अच्छा फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये भी उतना ही जल रहा है, 1 kg है ना, यूनिट हमने क्या कर लिया, सबकी एक तय कर ली है। ठीक है, इसको भी हम उतना ही जला रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, बहुत कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें थोड़ा इसको समझना है। चलिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एलपीजी दे दिया जाए, लकड़ी दे दी जाए, ठीक है, वुड, और इसके अलावा क्या दे दिया जाए, काउ डंग केक, काउ डंग केक, गोबर के उपले। ठीक है, काउ डंग केक दे दिया जाए, यानी कि 3 फ्यूल आपको दे दिए जाए, तीनों क्या है, बराबर मात्रा में आपको दिए हैं। ठीक है, तीनों क्या है, 1 1 kg दे दिया आपको। अब आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है, इसमें 2 लीटर या 5 लीटर, चलो मान लो 2 लीटर पानी को क्या करना है, बॉयल करना है। क्या करना है, बॉयल करना है, यानी कि उबालना है। तो आप क्या करेंगे, तीनों फ्यूल का यूज करेंगे। अब सबसे पहले जब आपने एलपीजी का यूज किया, आप क्या देखोगे, आप जैसे ही ऑन करोगे ये तुरंत जल जाएगा। आप बॉयल करोगे, 2 लीटर वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा और कुछ एलपीजी बच भी जाएगी। वैसे आप लकड़ी में देखो, लकड़ी को पहले आप क्या करोगे, लकड़ियों को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाओगे, फिर जलाओगे। जलने के साथ साथ आपको दिखेगा कि बहुत सारा धुआं बन रहा है। जलने के बाद धीरे धीरे पानी गर्म होगा तो बर्तन को भी क्या करेगा, काला करेगा। कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो बर्तन पे चिपकेंगे तो बर्तन काला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होगा। फिर बड़ी मुश्किल से पानी गर्म होगा। उसके बाद जब जैसे ही आप आग बुझाओगे तो आप देखोगे राख, कोयला, बहुत सारे जो है रेजिड्यू जो है ये अपने पीछे छोड़ेगा। काउ डंग केक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जब आप पानी बॉईल करना चाहोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा धुआं निकलेगा, लेकिन हीट एनर्जी बहुत कम निकलेगी। तो जहां पर इसमें 2 लीटर पानी बॉईल करने में लगा हमारे 3 मिनट, यहाँ पर लगेंगे हमारे 10 मिनट, और यहाँ पर हमारा लग जाएगा आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम। ठीक, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है इतना सारा। ठीक है, हार्मफुल गैसेस भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं इन दोनों केसेस में। तो वही अगर हम यहाँ पर देखें तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, बहुत कम क्या है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, और इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यू इनके कंपैरिजन में तो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन सभी फ्यूल में से अच्छे फ्यूल कौन कौन से हैं, अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, कम पॉल्यूशन कर रहा होगा। ठीक है, वो एक अच्छा फ्यूल होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा है, इसीलिए ये एक अच्छा फ्यूल है। फिर बायोगैस, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ठीक है। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब क्या है, लगभग बराबर ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर है। तो ये सभी क्या है, ठीक फ्यूल है। बाकी ये वाले तो अच्छे फ्यूल है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर हम बात करें कोल, वुड, बायोगैस, इन फ्यूल्स की, तो ये क्या है, थोड़ा कम अच्छे फ्यूल हैं। बाकी अगर हम बात करें काउ डंग केक की, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूल, यानी ये कुशल ईंधन ये नहीं लग रहा देखने में। चलो, अगर हम तालिका को देखें तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन सबसे अधिक कुशल ईंधन है, उसके बाद एलपीजी है, सीएनजी है, सीएनजी और मीथेन इसके बाद आते हैं। उसके बाद कैरोसिन, डीजल, मीथेन का स्थान आता है। यहाँ गोबर का उपला सबसे कम कुशल ईंधन लगता है। ठीक है, तो गोबर का उपला यानी कि
काऊ डंग केक यहाँ क्या है, सबसे कम कुशल ईंधन दिखाई दे रहा है। क्लियर है? चलिए, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। अब आपको ये नोट कर लेना है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में। अब जैसे कि हमने देख लिया बहुत सारे ईंधनों को, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि बहुत सारे ईंधन जब हम उनको जलाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हवा में छोड़ते हैं। ठीक है, अब इनका हानिकारक प्रभाव भी होता ही होगा, होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है, लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन हवा में क्या छोड़ते हैं, राख और बिना जले हुए महीन कार्बन के कण छोड़ते हैं, जो अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हवा में राख और बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स छोड़ते हैं, जो अस्थमा और श्वास संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन महीन कणों को सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि एसपीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। इसके अलावा बच्चों, लकड़ी, कोयला जलाने से जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ठीक, रेन वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाती है, एसिड बन जाती है, और एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा के रूप में हमारी मृदा पर गिरती है। जिससे अब एसिड रेन से क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो फसलें वहां पर नहीं उगेंगी। इसके अलावा ये जो वर्षा का पानी है, जो एसिडिक वाटर है, ये किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा, जैसे किसी पॉन्ड में, लेक में, सीज में, ठीक है, वहां पर जाएगा तो वहां के पानी को भी एसिडिक बना देगा। जो एसिडिक वाटर वहां रहने वाले जो भी एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स हैं, फिशेज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। उनके सर्वाइवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल वहां पर हो जाता है। इसके अलावा ये जो एसिड रेन है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है उन पर गिरती है। मॉन्यूमेंट्स पर गिर करके उन्हें भी क्या कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है। इसके अलावा कुछ रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ट्रीज जो हैं, जो हायर ऑल्टीट्यूड में उगती है, वहां पर ये रेन डायरेक्टली उन प्लांट्स पर, उन ट्रीज पर गिर के उनको भी क्या कर रही है, करती है, नष्ट कर देती है। तो ओवरऑल ये एसिड रेन हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक ही है, जो पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। पॉल्यूशन किससे हो रहा है, जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो उससे ही पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये भी है। दूसरा पॉइंट हम ये भी समझ सकते हैं कि लकड़ी, कोयला, इनको जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो क्या होता है, देखो बच्चों, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होना यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहां पर बाढ़ आने की आशंका होती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ से हो रही हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं? देखो, ईंधन तो हम यूज कर ही रहे हैं, वो हमें यूज करने ही है। ठीक, तो हम हाँ ये कर सकते हैं कि कम उनका उपयोग करें, लेकिन कम उपयोग तो करेंगे, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, कम उपयोग के अलावा हम कर सकते हैं अफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, ज्यादा प्लांट्स, ट्री लगा करके हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादा प्लांट्स होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और ज्यादा ट्रीज, प्लांट्स क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, जैसे ये प्लांट्स हैं और ये ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हम हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। जो हमें कौन देगा, ज्यादा प्लांट्स, ट्रीज होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए। और हम क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। और केवल हम ही नहीं, एनिमल्स भी। इसके अलावा जो फ्यूल्स हम जलाते हैं, जिन ईंधनों को हम जला रहे हैं, उन ईंधनों से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बड़ी मात्रा में निकलती है। तो वो सब कार्बन डाइऑक्साइड कौन, ये जो डिफरेंट, ये बहुत सारे जो पेड़ हैं, वो क्या करेंगे, उन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, है ना। प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अपना फूड बनाते हैं, है ना, प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी जरूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर की, वो कौन यूज कर लेंगे, प्लांट्स यूज कर लेंगे, तो एक बैलेंस जो है अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, जैसे बैलेंस अभी थोड़ा बहुत मेंटेन है किस वजह से, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो एक्सचेंज इस तरीके से होता रहता है, तो बैलेंस क्या है, मेंटेन है। तो ये है पहला पॉइंट, इतना नोट कीजिए।
तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।